हाय फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल आर मैथ क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। मैं रंजन कुमार आज आप सबों के लिए रेलवे मैथ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए इन सभी क्वेश्चनों का हम यहां से रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण 6x² - 5x + 1 = 0 के दो मूल अल्फा और बीटा हो तो इनके मूलों के वर्गों का योग क्या होगा। यानी आपका द्विघात समीकरण दिया हुआ, इक्वेशन दिया हुआ, इसका मूल अल्फा और बीटा है, तो कह रहा है इनके मूल के वर्ग का योग क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल तौर पे हम लोग क्या करते हैं, आप देखिए यहाँ पे 6x² - 5x + 1 = 0 मूलों के वर्गों का योग। तो हम लोग यहाँ फार्मूला ध्यान में करेंगे। सबसे पहले यदि मूलों का योग हम लोग पता करते हैं तो मूलों का योग किस प्रकार निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा, इसका फार्मूला क्या होता है -b/a, और दूसरा एक फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा ये c/a। ये इसका दो फार्मूला होता है आपका, एक मूलों का योग और एक मूलों का गुणनफल। ठीक है, तब यहाँ पे कह रहा है कि मूलों के वर्गों का योग, यानी मूल आपका अल्फा बीटा है तो इसका वर्ग अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का मूल इनका क्या है, अल्फा बीटा है तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग इसको फार्मूला के रूप में चेंज करेंगे। किस प्रकार, इसको हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। यदि इसको हम होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, जो कि मेरा एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, हमको लाना सिर्फ अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, तो जो एक्स्ट्रा है हम उस एक्स्ट्रा को माइनस कर देंगे, यानी -2 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, यानी -b/a का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा c/a आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा, निकल जाएगा। तो b जो होता है आपका शुरू वाला टर्म ax² bx + c, इस फॉर्म में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ रहता है। तो b जो होता है आपका x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट क्या है, -5 है, तो उधर का -5 और यहाँ का -5, तो माइनस माइनस ये +5 हो जाएगा। ठीक है, और a का मतलब होता है x² का कोफिशिएंट 6 है, तो 6 का स्क्वायर -2 इंटू सी कॉन्स्टेंट टर्म होता है 1 है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एज होता है जो आपका कितना है 6 है। तो 5 का स्क्वायर यदि हम करते हैं यहाँ पे, तो 5 का स्क्वायर 25, 6 छक 36। ठीक है ना, यहाँ से यदि इसको कैंसिल करेंगे -1/3, तो 36 3 का एलसीएम निकालने पे 36 ही आएगा। तो यहाँ आपका 25 ही लिखा जाएगा, 3 से 36 में भाग करने पे 12, 25 में से 12 जाएगा, तो सिंपल तौर पे 13/36 आपका आसानी से आंसर प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए है, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ये द्विघात समीकरण क्वेश्चन था, दिया हुआ था यहाँ पे इनके मूलों के वर्गों का योग ज्ञात करना। तो हम लोग इसका सबसे पहले फार्मूला ध्यान में करेंगे कि मूलों का योगफल का क्या फार्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल c/a। जहाँ पे b आपका क्या है, तो b जो है x का कोफिशिएंट, a जो होगा आपका x² का कोफिशिएंट, और c है जो कांस्टेंट टर्म, ये सभी होता है। तो मूलों के वर्गों का योग, यानी मूल जो अल्फा बीटा, हम तो अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, मूल यही दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में कि मूल अल्फा बीटा, तो इसका स्क्वायर करने पे तो हम लोग इसको एक इक्वेशन के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से सबका वैल्यू पुट करने पे आपका आंसर 13/36 आसानी तौर से प्राप्त हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, जो करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है, यदि इस समीकरण x² - 6kx + 5 = 0 का एक मूल 5 है तो k का हमको मान निकालना, k का वैल्यू क्या। इक्वेशन आपका क्या कह रहा है, इक्वेशन जो आपका दिया हो x² - 6kx + 5 = 0, इसका मूल आपका कितना दिया हो, 5 है। यानी मूल देने का मतलब हो गया, यदि उस मूल को हम इस इक्वेशन में रखें तो रखने पे आपका इक्वेशन 0 प्राप्त होगा। तो मूल दिया हुआ 5 है, यानी x का वैल्यू आपका 5 है, तो इस इक्वेशन में रखते हैं, x के जगह 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर -6, ठीक है ना, के, और इस x के जगह पे 5 रखेंगे +5 = 0। इस 5 का स्क्वायर तो आपका 25 हो जाएगा, इसको गुना करने पे -30 के हो जाएगा, +5 आपका 0। ठीक है, तो इधर जोड़ते हैं 25 और 5 30, 30 -30 के बराबर 0। तो हमको निकालना k का वैल्यू, तो k को एक साइड करेंगे तो 30 = इधर भेजते हैं तो 30 के हो जाएगा, प्लस के साथ k का वैल्यू जब निकालेंगे इसके साथ 30 गुना में, इधर आने पर आपका भाग में हो जाएगा। तो सिंपल तौर पे 30 में 30 का भाग करेंगे तो आपका आसानी से आंसर 1 प्राप्त हो जाएगा। तो यानी यही कह रहा है k का मान क्या होगा, तो k का जो वैल्यू होगा कितना प्राप्त होगा, हमको 1 प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर है, जो बी है, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, पहले इसे हम लोग समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में रेखा चित्र भाग ए ओ बी काट कर निकाल दिया जाए तो शेष भाग का परिमाप क्या होगा। आपका फिगर दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है, उसमें से कह रहा है यदि ए ओ बी काट कर निकाल लिया जाए, यदि ये सर्कल हम लोग मानते हैं तो यहाँ पे आपका देखिए इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन दिया हुआ आपके फिगर में, वो आपका सेंटर हो जाएगा ए और बी, यानी ये वाला पोर्शन आपको काट कर निकाल लेने के लिए कहता है कि इसको काट कर निकाल दे तो बचेगा क्या, जबकि इसकी त्रिज्या दिया हुआ आपका यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है। तो इसका परिमाप क्या होगा ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरे सर्किल का हम परिमाप निकाल लेते हैं, यानी वृत्त की परिमाप निकालते हैं। तो वृत्त का परिमाप का सीधे फॉर्मूला जानते हैं, 2πr। 2π का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, 22/7। अब r के जगह पे हम 7 रखेंगे तो इसको गुना करने पे आपका सीधे तौर पे 44 सेंटीमीटर चलाएगा, यानी परिमाप कितना इस पूरे वृत्त का 44 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसमें से एक भाग हम लोग निकाले, ये वाला पोर्शन निकाले हैं। ठीक है, तो परिमाप जो 44 निकल के आया, ये इसके बाहर साइड वाला ये निकल कर यहाँ से यहाँ तक आपका प्राप्त हो गया 44। अब हम जब इसको काट कर निकालेंगे, इसको यदि हम काट कर निकालते हैं तो ये जो रंगीन वाला पोर्शन है, ठीक है, काट कर निकालेंगे तो इसी स्थिति में आपका परिमाप यहाँ तक ही बचेगा, इधर से इधर ही रहेगा। तो इसी स्थिति में इसका परिमाप हमको घटाना है। तो देखिए ये आपका क्या कर रहा है, 90 डिग्री पे सभी आपस में प्रतिच्छेद कर रहा है, ये सभी 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री। तो यहाँ से इसका हम एरिया परिमाप निकाल लेते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, तो अब देखिए टोटल 360 डिग्री जब होता है, ये एक सर्कल में जानते हैं 360 डिग्री कौन बनता है, तो 360 डिग्री में जब रहता है यदि सर्कल, तो उसमें परिमाप इसका है 44। जब 1 डिग्री का बनेगा तो परिमाप हो जाएगा 44/360। और इसलिए यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है तो 90 डिग्री बनता है। तो इसी स्थिति में इसका परिमाप क्या होगा, तो सीधे 9 चौक 36, 4 से काटेंगे 11, यानी ये जो यहाँ से यहाँ तक ए और बी की लंबाई है, यानी अर्क भी जो कह सकते हैं, चाप जो आपका ए बी है, इसकी लंबाई हो जाएगी 11 सेंटीमीटर। तो बचेगा कितना, आपका टोटल 44 था, 44 में से 11 घटाएंगे तो 33 सेंटीमीटर ये बचेगा। ठीक है ना, यानी यहाँ से लेकर के आपका अर्क जो ए बी जो है आपका, ठीक है ना, यहाँ से आपका ए और बी की जो लंबाई है अर्क ए बी, ये आपका 33 सेंटीमीटर बचेगा। और ये जो बी ए जो था ये निकल के आया आपका 11 निकल के चला आया। ठीक है, तो ये निकल गया, ये घट गया तो बचा आपका 33 घटा। तो पूछ रहा है इसका परिमाप क्या होगा, तो परिमाप क्या करते हैं हम लोग, इसके साइड का योगफल करते हैं। सिंपल जानते हैं साइड का योगफल, यानी घेरा के रूप में हम लोग समझते हैं। तो बताइए यहाँ का एक फिगर तैयार होगा, कंस्ट्रक्शन तैयार हो जाएगा आपका। ठीक है ना, ये आपका इस प्रकार का फिगर होगा, जहाँ यहाँ पे आपका ए बी जो अर्क है आपका, यहाँ निकाले हम लोग 33, तो ये परिमाप होगा इसका, यानी सिर्फ ये वाला पोर्शन होगा। परिमाप का मतलब घेरा जानते हैं, यानी पूरा साइड को हमको लेना है इसका। तो ये वाला देखिए आपका बच जाएगा, इधर से 7 और इधर से 7, ये दोनों वाला पोर्शन आपका बचा हुआ रह जाएगा, यानी इसको जोड़ने पर ही आपका टोटल परिमाप निकलेगा। यानी 33 प्लस ये 7 और ये 7 14 जोड़ना होगा हमको, 4 3 7 3 1 4 47, तब जाकर के एक्चुअल में इसका परिमाप जो होगा कितना प्राप्त हो जाएगा, 47 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं था, खाली थोड़ा सा समझने योग्य यहाँ पे बात था कि यदि हम टोटल सर्किल का हम परिमाप निकालते तो 44 है, लेकिन जब इसका एक भाग हम निकाल भी देते हैं, ठीक है, यानी यहाँ पे जो 90 डिग्री का आपका कोण बन रहा है, तो एक त्रिज्यखंड मान लेते हैं। ये त्रिज्यखंड जो है, इस त्रिज्यखंड को निकालने पे इसका परिमाप देखिए कितना होता है, बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है, तो यहाँ से हम टोटल परिमाप निकाले थे 44। ठीक है, तो जब इस त्रिज्यखंड के यानी इस ए बी ए जो अर्क है, चाप है, इसका यदि हम लंबाई निकाले तो कितना निकल के आए, 11 सेंटीमीटर। तो 44 में से 11 जाएगा 33, यानी इधर से यहाँ तक जो बचेगा आपका, यानी ए बी अर्क की जो लंबाई होगी 33 सेंटीमीटर होगी। तो परिमाप का मतलब जानते हैं घेरा, यानी इसके सभी साइड का योगफल, इसको घेरना है। तो घेरने के लिए बताइए यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो घेराएगा, ये पूरा नहीं घेराएगा। इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ से फिर हमको इस पोर्शन को भी लेना होगा और इस भाग को भी लेना होगा। तो 7 और 7 14 जोड़ देते हैं तो सीधे तौर पे 47 आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है, यदि एक वृत्त को 6 बराबर भागों में बांटा जाता है तो बने हुए प्रत्येक कोण की माप क्या होगा। ठीक है, यानी एक वृत्त दिया हुआ है, कह रहा है कि उसको 6 भाग में बांटिए, बराबर 6 भाग में बांटिए। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक कोण की माप क्या होगा। तो हम लोग पहले जानेंगे कि यदि एक वृत्त है तो वृत्त में कितना डिग्री कोण बनता है। ठीक है ना, एक सर्कल है तो सर्किल पे कितना डिग्री कोण होता है, सर्किल पे कितना डिग्री कोण होगा, यहाँ पे बनेगा आपका 360 डिग्री का। एक सर्कल में कितना डिग्री कोण बनता है, यहाँ पे सेंटर पे 360 डिग्री का कोण बनता है। अब इसको 6 भाग में बांटे, 10 भाग में बांटे, तो सिंपल तौर पे कुछ नहीं करना, 6 भाग में बांटेगा 6 से डिवाइड कर देंगे,
यानी 60-60 डिग्री का कोण यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। यदि यही पे क्वेश्चन कहता है कि इसको 12 भाग में बांटा गया है, ठीक है ना, 12 भाग में इस प्रकार कट करके बांटा जाए तो बांटा जाएगा तो क्या करेंगे, 12 से हम डिवाइड कर देंगे, यानी 30-30 डिग्री का कोण बनेगा। तो यानी जितने भाग में बांटने के लिए कहेगा उतना से हम डिवाइड कर देंगे, उतना भाग से हम उसको उसमें डिवाइड लगा देंगे, भाग कर देंगे। तो सीधे तौर पे यहाँ पे 6 भाग में करा था कि 6 बराबर भाग में बांटा गया तो 6 से डिवाइड कर देंगे, 12 बराबर भाग में बांटेगा तो 12 से डिवाइड कर देंगे, 15 बराबर भाग में बांटेगा तो 15 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। सिंपल तौर पे इससे आसानी से आंसर आपका चलाएगा। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर है जो बी है, जो यानी 60 डिग्री है, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार प्राप्त होगा। जो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में यदि एंगल ए बी सी इक्वल 70 डिग्री तो एंगल ए डी सी का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। यानी सिंपल तौर पे आपका देखिए फिगर इस प्रकार दिया हुआ, एक सर्किल बना हुआ, सर्कल के अंदर क्या है, एक आपका रेक्टेंगल कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, इस प्रकार का कोई फिगर है। तो ए बी सी डी आपका यहाँ पे इसका वैल्यू दिया हुआ, ये कह रहा है कितना है, 70 डिग्री। आप पूछ किसके बारे में रहा, तो ए डी सी के बारे में पूछ रहा है कि इस एंगल का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो इस फिगर को देखने से हमको स्पष्ट पता चल रहा है कि यदि कोई सर्कल, ठीक है ना, सर्कल के परिवृत्त को, सर्कल के बाहर यदि कोई ट्रेंगल बनता है, सॉरी सर्कल बनता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपका एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर के बाहर यदि कोई सर्कल बनता है तो इसी स्थिति में किस प्रकार का आपका स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कह सकते हैं, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज का ये एक एग्जाम्पल है। यानी यदि कोई सर्कल के अंदर, ठीक है, कोई आपका चतुर्भुज बना हुआ है जिसका शीर्ष, ठीक है ना, वर्टेक्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं, शीर्ष है जो इस सर्कल के पेरीमीटर को टच करता है, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में एक इस प्रकार का सर्कल होगा, इसको चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। इस चक्रीय चतुर्भुज का खासियत होता है कि इसके आमने सामने के एंगल्स का योग, आमने सामने के एंगल का योग 180 डिग्री होगा। यानी इसका मतलब हुआ कि एंगल ए और एंगल सी को जोड़े तो 180 डिग्री, ए और सी को जोड़ेंगे 180 डिग्री, एंगल बी और एंगल डी को जोड़े तो आपका 180 डिग्री। कब, जब यह चक्रीय चतुर्भुज होगा। चक्रीय चतुर्भुज कैसे पहचानेंगे, यदि उस चतुर्भुज का वर्टेक्स यानी शीर्ष जो रहता है वो चारों शीर्ष सर्कल को टच करे, ठीक है, तो वो चक्रीय चतुर्भुज सिंपल तौर पे होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये 70 है तो यानी ये जोड़, दोनों जोड़ करके आपस में 180 आएगा, तो ये 70, तो ये सीधे तौर पे आपका 110 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है जो इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, पहले इसे हम लोग समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा तो सेक थीटा का मान क्या होगा। साइन थीटा क्या है क्वेश्चन में कि साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तब पूछ रहा है सेक थीटा इज इक्वल टू भाट। तो हम लोग पहले इसका जितना भी वैल्यू होता है, ठीक है, साइन 0 डिग्री, साइन 30, साइन 45, इस सभी का वैल्यू हमको स्मरण में रखना होगा। तो उससे क्या होगा, आपका आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों जब इक्वल होगा तो इक्वल कब होता है, यह इक्वल होता है जब थीटा क्या हो, 45 डिग्री हो। 45 डिग्री की स्थिति में दोनों साइन और कॉस दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से हमको निकल के चला है थीटा 45 है, तो अब सेक थीटा का निकालना वैल्यू यानी सेक 45। तो सेक 45 के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में हम लोग क्या ध्यान रखेंगे, या तो सेक 45 का सीधे वैल्यू रखिए, याद है तब, और नहीं याद है तो यदि कॉस का याद है, सेक हम लोग जानते हैं सेक किसका रिवर्स होता है, तो कॉस थीटा का, यानी कॉस 45 का ये रिवर्स है, उल्टा होता है, ठीक है। तो कॉस 45, तो कॉस 45 कितना होता है आपका वैल्यू 1/√2। कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2। तो यहाँ कॉस 45 को जो 1/√2 कर देंगे, ये √2 आपस में ऊपर जाएगा, ठीक है ना, तो √2 सीधे आसानी से आंसर ही आपका ये प्राप्त हो जाएगा आपका। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा सेक थीटा यानी सेक 45 इज इक्वल टू √2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फार्मूला हमको ध्यान रखना है कि साइन थीटा कॉस थीटा कब बराबर होगा, जब थीटा 45 डिग्री हो। सेक थीटा का इन्वर्स क्या होता है, यानी उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा। साइन का उल्टा कोसेक होता है, टेन का कोट होता है, ठीक है। तो इस तरह से यदि फार्मूला स्मरण में रहेगा तो इस तरह का क्वेश्चन आसानी से आपका मिनटों में, सेकेंडों में बन जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, पहले इसे हम लोग समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि यदि 8, 5 और 17 पाइथागोरस त्रिक है तो पी का मान क्या होगा, ठीक है। अब पाइथागोरस त्रिक का मतलब क्या होता है, यानी पाइथागोरस त्रिक का मतलब सिंपल तौर पे हम लोग जानेंगे, यानी जो राइट एंगल होता है तो इसका तीनों साइड,
ठीक है। तीनों साइड, यदि आपका ये इस साइड को हम लोग जानते हैं हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका बेस। तो पाइथागोरस त्रिक का मतलब हो गया हाइपोटेनस, यानी जो राइट एंगल का सबसे बड़ा साइड है उसका स्क्वायर जो होता है और दो छोटे साइड जो होते हैं हाइपोटेनस से उसके स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यही पाइथागोरस त्रिक है आपका। तो इसी स्थिति में आपका दिया 8, 5, 17, तो इसमें सबसे बड़ा आपका क्या है 17, ठीक है ना। यानी सिंपल तौर पे 17 का स्क्वायर हम लोग करना है। तो यानी यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं, तो 17 का स्क्वायर जो होगा और दो छोटे साइड है यानी 8 का स्क्वायर प्लस पी के स्क्वायर के योग के बराबर ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पर से देखते हैं तो 17 का स्क्वायर करने पर आपका 289 प्राप्त होगा, 8 का स्क्वायर करने पे 64 और पी का स्क्वायर करने पे पी का ही स्क्वायर रहेगा। तो इस पी स्क्वायर का हमको वैल्यू निकालना है, तो 64 इधर प्लस है उधर जाएगा आपका माइनस। तो सिंपल तौर पर हम इधर भेज दें, 9 में से 4 जाएगा 5, 8 में से 6 जाएगा 2, यानी 225 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। जब पी का वैल्यू निकालेंगे तो 225 का क्या होगा अंडर रूट होगा, यानी 15 चलाएगा, यानी पी का वैल्यू कितना निकल के चला है 15 प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है आपका क्या कह रहा है, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि cot 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3.6, यानी cot 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 3.6 दिया हुआ। तो कोसेक 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमको निकालना है, कितना वैल्यू होगा। तो आपका पहले हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, क्या दिया हुआ आपका cot 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3.6, ठीक है। अब हमको लाना है किस में, इसका आंसर लाना है कोसेक स्क्वायर में। तो कोसेक और कोट में क्या रिलेशन जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। यानी कोसेक कॉट स्क्वायर से हम लोग कोसेक में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में इस कोट को हम बदलेंगे किस में, कोसेक में बदलने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए कॉट स्क्वायर थीटा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो इस दोनों में क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा आपका क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा यदि कॉमन लेते हैं तो यहाँ 4 कॉट स्क्वायर थीटा है, कॉट 4 का मतलब 4 कॉट है, तो इसमें से 2 निकल गया तो अंदर में बचेगा कितना 2 बचेगा। यहाँ पे 2 में था 2 निकल गया बाहर, तो कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा 3.6। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यदि कोसेक स्क्वायर थीटा का हम वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, तो यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका इतना बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 3.6 ये चलाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, इस कॉट स्क्वायर थीटा का हम लोग वैल्यू लिखते हैं। तो कॉट स्क्वायर थीटा का जब वैल्यू हमको रखना है तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम ए साइड भेजेंगे राइट साइड में। तो जब इधर आएगा तो आपका एक जो पहले से इधर था ये इधर चलाएगा, यानी इसके बराबर हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू में ये है इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 3.6। इससे इसको गुना करेंगे तो कोसेक के कोसेक को गुना करेंगे तो कोसेक 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 3.6। यही आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोसेक 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो इसका भी वैल्यू कितना होगा 3.6 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका फार्मूला को हम लोग फिर से समझते हैं। इसका फार्मूला जो मेन फार्मूला आपका बनता है क्या होता है यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो यदि यहाँ से हमको कोसेक स्क्वायर थीटा निकालना है हमको, तो कोसेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो ये इसको हम अकेला छोड़ना है, जिसका वैल्यू निकालना है उसको अकेला छोड़ेंगे हम लोग। तो ये इधर है तो ये देखिए माइनस में उधर जाने पे आपका प्लस में हो जाएगा, यानी आपका 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यदि इसी को कह दे कि आपका कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है तो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कब निकलेगा, ये यानी इसको हमको अकेला छोड़ना है। तो अकेला छोड़ेंगे तो ये माइनस में उधर जाएगा आपका बराबर को साइड, तो प्लस में हो जाएगा। प्लस में हमको लाना तो प्लस में जाएगा इधर से पहले 1 है तो इधर आ जाएगा, तो आपका सीधे क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो एक फार्मूला यदि याद रहता है ठीक है ध्यान में है तो उसी से और सारे फार्मूले का डेरिवेशन होता है, ठीक है। ये सभी इसी फार्मूला का डेरिवेटेड रूप है ये, और कोई नया फार्मूला नहीं है, सेम इसी से ये सभी फार्मूला आपका तैयार होता है। इसी का यूज है जो आपका ट्रिगोमेट्री में अधिकांश होता है। इसके अलावा एक और इसी तरह का होता है, किस में होता है ये हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये भी आपका देखिए मेन फार्मूला आपका ये है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इससे आप सेक स्क्वायर में कह दे, सेक स्क्वायर में किस प्रकार लाएंगे सेक स्क्वायर को वैल्यू निकालना, तो इसको अकेला छोड़ेंगे तो ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा।
इसी फार्मूला से आपका बन रहा है। अब इसी में आपको कह दे यदि tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालिए तो tan स्क्वायर थीटा देखिए माइनस में, उधर जाएगा तो आपका प्लस में, यानी tan स्क्वायर थीटा बराबर, जब उधर जाएगा प्लस में तो पहले से 1 था, इधर आएगा आपका माइनस में, यानी सेक स्क्वायर थीटा -1। है ना। तो इसी से अभी सभी फार्मूला का क्या होता है, जो मेन फार्मूला होता है उसी से आपका 1-2 फार्मूला का डिराइव रूप होता है, प्राप्त होता है। तो इन सभी फार्मूला को हमको स्मरण में रखना है, जिसका यूज ट्रिगोनोमेट्री में काफ़ी ज़्यादा होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, पहले इसे हम लोग समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है, एक समतल सड़क के ऊपर एक हवाई जहाज से सड़क पर समान दिशा में स्थित 2 बिंदुओं के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1 मील, यानी 1 मील में आपका होता है 1.61 किलोमीटर आपका दिया हुआ है। भूमि से जहाज की लगभग दूरी किलोमीटर में हमको ज्ञात करना है कि कितना दूरी है आपका जहाज पे उड़ रहा है, जहाज कितने ऊंचाई से भूमि पर उड़ रहा है, ये निकालना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का फिगर हम लोग तैयार करते हैं। फिगर कैसे तैयार होगा, तो मान लेते हैं आपका ये आपका ज़मीन समतल भूमि है, ठीक है, और इतना ऊंचाई पे आपका ज़मीन से ऊंची, इतना ऊंचाई पे क्या करा, ये मान लेते हैं एच ऊंचाई पे हवाई जहाज उड़ रहा है। तब कह रहा है कि अवनमन कोण बन रहा है। अवनमन कोण कहाँ पे बन रहा है, 2 बिंदुओं पर, और दोनों बिंदु कहाँ, एक ही ओर मतलब एक ही साइड, या तो इधर कर दे या फिगर को इधर कर दे, ठीक है। तो इस तरफ ही हम लोग मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ पे है, यहाँ पे एक बन रहा है एंगल, और एक दूसरा बिंदु यहाँ पे है, तो यहाँ पे एंगल बन रहा है। और आपका दिया हुआ कह रहा है कितना का एंगल बनता है, अवनमन कोण कितना बनता है, 45 डिग्री और 30 डिग्री। तो जो जितना इसके जहाँ पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री बन रहा है उसके नज़दीक होगा एंगल उतना ही बड़ा होगा, यानी 45 डिग्री इधर होगा और 30 डिग्री जो इससे जितना दूर होता जाएगा ये एंगल आपका क्या होगा, धीरे धीरे आपका इसका झुकाव कम होता जाएगा, यानी एंगल कम बनता हुआ चला जाएगा। तो 45 डिग्री इसके नज़दीक होगा, 30 इससे दूर होगा, ठीक है। तब यहाँ पे कह रहा है कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1 मील, यानी एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु हम जो यहाँ माने थे इसके बीच की दूरी 1 मील, यानी 1 मील मतलब 1.6 किलोमीटर, किलोमीटर मन से दिया हुआ, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में पूछ रहा है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। तो सिंपल तौर पे यदि ये 45 डिग्री है तो 1045 का हमको वैल्यू याद रखना होगा, स्मरण रखना होगा। 1045 का वैल्यू कितना था, 1। तो जब 1 होगा तो 1 का मतलब होगा यदि 1045 है तो इसी स्थिति में हाइट और बेस दोनों सेम रहेगा, ये हमेशा याद रखेंगे। 10 क्या होता है, यदि 45 हो तो हाइट और बेस जो होता है दोनों क्या रहता है, ये दोनों सेम होगा, जितना हाइट होगा उतना बेस। यदि ये एच है तो ये वाला भी पोर्शन क्या मान लेते हैं हम लोग, एच। तो सीधे यहाँ से यहाँ तक का हमको निकल गया। इसका नाम भी लिख सकते हैं, बिना नाम लिखे भी बना सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, इसका ऊंचाई, इसकी दूरी हो गया एच हो गया ये। अब 1030 का हमको निकालना है, तो 1030 बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, तो 1030 इज इक्वल टू होता है लंब। तो लंब आपका एच है और आधार क्या है, तो एच प्लस 1.6। आधार का मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो ये एच है 1.6, तो दोनों को ऐड करेंगे। 1030 का वैल्यू होता है 1/√3 एच अपॉन एच प्लस 1.61। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 से इतना में गुना करेंगे तो सेम आएगा एच प्लस 1.61 इंटू √3 एच, ठीक है ना। हमको एच का वैल्यू निकालना है तो एच वाला को एक तरफ करते हैं, तो इस एच को उठाकर हम इधर लाते हैं, यानी 1.61 इज इक्वल टू √3 एच माइनस एच, ठीक है ना। तो यहाँ से हम यदि एच कॉमन निकाल लेते हैं तो √3 - 1 ये आपका प्राप्त होगा। अब इसके बाद देखिए √3 का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, √3 का वैल्यू होता है आपका कितना होता है 1.732 -1 है। √3 का वैल्यू यहाँ पे रखे। अब इतना में से इतना जाएगा तो सीधे दशमलव कितना बचेगा, 0.73, यानी एच इंटू 0.73। एच का जब वैल्यू निकालेंगे तो 1.61 में 0.73 से 2 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पे आपका अप्रोक्स में लगभग में 2.199 ये चला आएगा। इसको इससे डिवाइड करने पे तो अप्रोक्स में 2.199 प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन के अनुसार आपका, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, ये लगभग में आपका क्या लिख सकते हैं इसको, यदि इसको नियरेस्ट फॉर्म में लिखे तो 2 हम लोग 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 1.9 यानी 19 है, तो 19 के बाद आपका 20 ही आएगा, तो 2.2 किलोमीटर प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसको आसानी से इस तरीक़ा से हम लोग बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, पहले इसे समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक 10 मीटर की एक सीढ़ी को जमीन से 6 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की तक पहुंचने के लिए दीवार के साथ लगाया जाता है। सीढ़ी के निचले भाग और दीवार के बीच कितनी दूरी है। आपका क्या कह रहा है कि 10 मीटर की एक सीढ़ी को जमीन से 6 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की तक, तो खिड़की यानी खिड़की क्या होगा आपका हाइट के रूप में होगा,
वर्टिकल होगा ये तो ये हम मान लेते हैं ये आपका सीढ़ी लगाए हैं, ठीक है ना, सीढ़ी झुका कर लगाए हैं आपका ये। तो कह रहा है कि 10 मीटर की एक सीढ़ी है, यानी सीढ़ी की ऊंचाई दिया हुआ है 10, कितना ऊंचा का सीढ़ी है 10 मीटर का ये। जमीन से 6 मीटर की ऊंचाई पर खिड़की जो यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसकी दूरी कितना है, जमीन से 6 मीटर की है। पहुँचने के लिए दीवार के साथ लगाया जाता है, तो सीढ़ी के निचले भाग तो निचला भाग ये है, तथा दीवार के दीवार जो आपका यहाँ से यहाँ तक आपका ये दीवार है। तो कह रहा है कि इसके बीच की दूरी क्या है, यानी ये दूरी हमको निकालना है, ये दूरी क्या होगा। तो सिंपल तौर पे एंगल दिया है नहीं, एंगल की हमको आवश्यकता भी नहीं, ये आपका क्या हाइपोटेनस है। यहाँ जानते हैं दीवार जब रहेगा तो वर्टिकली रहेगा, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये क्या दिया हुआ आपका हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है, बेस निकालते हैं। तो हम लोग इसका कंसेप्ट जानते हैं क्या होता है, एच का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है पी का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कर्ण का स्क्वायर लंबा बराबर जो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो सिंपल रखेंगे 10 का स्क्वायर बराबर किसका 6 का स्क्वायर प्लस बेस मालूम नहीं तो बेस का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, तो इधर आएगा तो -36 बराबर बी का स्क्वायर। 100 में से 36 जाएगा 64 बराबर बी का स्क्वायर। बी का वैल्यू निकालेंगे 64 का रूट अंडर करेंगे 8 आपका आसानी से प्राप्त हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। सिंपल ये काफ़ी क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है पहले इसे हम लोग समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य है। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन विभाज्यता के नियम पे आधारित है। अब 4 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, तो हम लोग क्या जानते हैं, यदि संख्या का अंतिम दो अंक सिंपल यही याद रखेंगे, कौन सा अंक, अंतिम 2 अंक। यदि संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से पूरी कटने वाला हो तो पूरी संख्या 4 से कटेगा। तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन से चेक करेंगे, तो पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है जितना लिखा उसका अंतिम 2 अंक क्या है 54, तो 54 से 4 में पूरी भाग लगाएंगे, कटेगा नहीं, कटेगा तो ये आंसर नहीं होगा। 76 76 में दूसरा जो ऑप्शन है 76 में 4 से भाग लगाएंगे तो पूरी कटेगा आपका, तो ये पूरी आपका ये कट जाएगा। कितना बार में देखिए कटेगा, 4 से लगाएंगे, 4 एकम 4 36 यानी 1976 हो जाता है। सीधे तौर पे आसानी से आपका आंसर कौन सा प्राप्त हो जाएगा, इसका बी आंसर प्राप्त हो जाएगा। 4 से विभाज्यता का नियम का यही रूल है कि यदि अंतिम 2 अंक पूरी कटेगा तो पूरा संख्या चाहे कितना बड़ा भी संख्या हो वो पूरी कटेगा। अब अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है, आपका दिया हुआ है कि 276x1, यानी ये लिखा हुआ 276x और 1, ये जो 3 से विभाज्य है, यानी ये 3 से पूरी कटने वाला। तो ऐसे स्थिति में x का वैल्यू क्या, तो इसमें हमको 3 का विभाज्यता का रूल लगाना है। 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, इस संख्या के अंकों को जोड़ने पे 3, 6, 9, 12, 15 आता है, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में पूरी संख्या 3 से कटेगा। तो इसको जोड़ कर देखते हैं, तो 6 2 8 1 9 9 7 16 6 2 8 1 9 9 और 7 16, तो 16 प्लस x, ठीक है। ये क्या है आपका 3 से विभाज्य है, तो 3 से कब विभाज्य होगा, जब x का वैल्यू क्या आपका हो 2 हो, ठीक है। x का वैल्यू क्या हो 2 होगा तो 18 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और कौन होगा, यदि यहाँ पे 18 16 2 18 पूरी कट रहा है, 2 रखेंगे तो कट जाएगा। उसके बाद यदि 5 रख दें, ठीक है, कितना रख दें 5 रख देंगे तो 16 5 21, तब पर भी आपका कट जाएगा। 5 रखने से क्या होगा 16 5 21 आपका कट रहा है, ठीक है। उसके बाद 5 के बाद यदि रख दे, कितना रख दे 8 रख दें, तो 16 और 8 देखिए 24, तो 8 रखने पर भी कट रहा है। उसके बाद क्या रखना होगा हमको, ठीक है। तो यहाँ पे 11 यदि रखते हैं तो 11 नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखना होगा, क्योंकि x जो है इकाई अंक ही हमको लेना है, यानी 0 से लेकर के आपको 9 तक ही कोई संख्या रखना है। तो ऐसी स्थिति में 2 5 8 यही 3 संख्या आपका x के जगह पे रखाएगा। तो करा इसका योग क्या है, ठीक है ना, संभावित मानों का योग क्या है, तो इसको जोड़ने पे 8 2 10 और 5 15 आंसर प्राप्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है, तो ये भी काफ़ी सिंपल है। तो 6 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी, वैसी संख्या जो 2 से तथा 3 से, यानी दोनों से कटे, 2 तथा 3 से दोनों से कटे, ठीक है। 2 से तथा 3 से दोनों से कटे, यानी 2 3 दोनों से कटेगा तो पूरी 6 से भी हुआ कटेगा सिंपल तौर पे। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, तो पहला किस से कट रहा है 2 से कट रहा है। क्यों कट रहा है, क्योंकि इकाई का अंक आपका सम संख्या इवेन नंबर है, तो पूरी 2 से कटेगा। 3 से, तो 3 से इसको जोड़ करके चेक करेंगे, ठीक है ना। तो जोड़कर चेक करने पे ऐसी स्थिति में आपका सीधे तौर पे आसानी से आपका कौन सा ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा, आपका बी नंबर है जो ये प्राप्त हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए आपका 12 दिया हुआ है दूसरा नंबर में, 12 34 8, तो इसको यदि हम चेक करते हैं तो 2 से ये पूरी कट रहा है, क्योंकि इकाई के अंक इवेन नंबर है,
ठीक है ना। अब इसको जोड़ते हैं तो 8 4 12, 12 3 15, 15 और 3 18, यानी इसको जोड़ने पे आपका 18 आ जाएगा, जो कि 3 से पूरी डिविजिबल है। तो ऐसी स्थिति में ये जो संख्या आपका 12,348 ये पूरी 6 से भी कट जाएगा।